हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जो बाकी पोर्शन था। मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक्स हमने कवर कर लिया है, अभी हाइड्रोडायनेमिक्स की बारी है। इसमें हमने विस्कोसिटी, बर्नौलीज इक्वेशन और ऐसे ही काफ़ी बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। विस्कोसिटी बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। विस्कोसिटी क्या होती है? लिक्विड्स क्या होती है ना। लिक्विड देखो, हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में पहुंच गए। डायनेमिक्स मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड जब भी फ्लो होती है ना, वो क्या होती है? लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड की बात करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। तो जब भी वो फ्लो होती है वो लेयर्स में फ्लो होती है और उसकी हर एक लेयर अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो होती है, ठीक है। तो जैसे कि ये एक लिक्विड फ्लो हो रही है, तो इसकी जो ऊपर की लेयर है उसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है, नीचे की वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है। तो इस चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स के कारण इनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स आता है जो इसके मोशन को अपोज करता है। इसके रिलेटिव मोशन जो इस तरफ है उसको अपोज करता है लेयर्स के बीच में। उसी फोर्स को जो एक फ्रिक्शन जैसा काम करता है लेयर्स के बीच में। जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होती है, वैसे लिक्विड के लेयर्स में ये ड्रैग फोर्स होता है पीछे की तरफ। इसे ही कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। और या फिर इसे ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है, विस्कस ड्रैग। और लिक्विड फ्रिक्शन भी कहा जाता है। लिक्विड फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो समझ में आ गई बात कि विस्कोसिटी जो है वो अलग अलग लिक्विड की अलग अलग होती है। कैसे डिपेंड करती है विस्कोसिटी, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने दो प्लेट्स कंसिडर किया है। सपोज इस प्लेट का नाम है ए, इस प्लेट का नाम है ए डैश। तो इस बॉटम वाले प्लेट को हमने स्टेशनरी रखा है और इस वाले प्लेट को हम विथ वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। बीच में क्या है? लिक्विड है, ठीक है। बीच में क्या है? लिक्विड है। तो जैसे इसे हम मूव करेंगे तो ये क्या होगा? ये देखा जाता है कि ये ऐसा कुछ होगा। जैसे कि शेयरिंग स्ट्रेस जब हम पढ़ रहे थे, ऊपर वाली लेयर हल्की सी बेंड हो जा रही थी, तो वैसे ही लिक्विड के केस में देखा गया, ठीक है। तो इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है लिक्विड की, वो इस प्लेट के वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो इस प्लेट की जो वेलोसिटी, इस प्लेट तो स्टेशनरी है मतलब जीरो वेलोसिटी, तो ये भी स्टेशनरी है एकदम बॉटम मोस्ट लेयर। तो जैसे जैसे लेयर ऊपर जाते जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होते जा रही है। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी है v, जो कि इस प्लेट की वेलोसिटी है, ठीक है। तो विस्कस ड्रैग कहां पे लग रहा है या फिर विस्कोसिटी कहां पे हो रही है? विस्कस ड्रैग वो क्या हो रही है? अपोज कर रही है इस मोशन को, ठीक है। वो अपोज कर रही है इस मोशन को, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो विस्कोसिटी होती है या फिर विस्कस ड्रैग, जो अपवर्ड फोर्स, जो बैकवर्ड फोर्स है, वो जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ द लिक्विड। इस वाले एरिया पे डिपेंड करती है। और किस पे डिपेंड करती है? और डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, ठीक है। अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है कि जो चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरमीडिएट लेवल्स और इंटरमीडिएट लेयर्स। तो हर की वेलोसिटी अलग अलग है ना। इसकी अगर v1 है, इसकी v2 है, इसकी v3 है, और ये क्या है? ये v है। ये नीचे वाली क्या है? एकदम जो नीचे वाली लेयर है जो प्लेट के साथ एकदम सटी हुई है, उसकी वेलोसिटी 0 है,
ठीक है। तो जैसे जैसे लेयर ऊपर बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वही बताता है कि कैसे हाइट के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आ रही है, ठीक है। तो इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू dV dy, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो ऐसे हम लिख सकते ईटा A dV dy, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे ना एक नेगेटिव साइन लग जाएगी, F इक्वल्स टू माइनस ईटा A dV dy। ये क्या है, विस्कस ड्रैग फोर्स जो कि अपोज कर रही है लिक्विड के मोशन को, ठीक है। नेगेटिव साइन क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसीलिए नेगेटिव साइन। अच्छा ये ईटा क्या आ गई अब, तो ईटा को हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, ईटा ए डीवी डी वाई, ठीक है। ये क्या आ गया, विस्कस ड्रैग फोर्स, ठीक है। डीवी डी वाई को फिर से मैं समझा देता हूं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज बिटवीन द इंटरमीडिएट लेयर, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी लाइक ग्रेडियंट। तो ये वाई एक्सिस मैंने ऊपर कंसीडर किया है इसलिए डीवी डी वाई है। अगर आप ऊपर एक्स एक्सिस कंसीडर कर दो तो डीवी डी एक्स लिख सकते हो, जिस डायरेक्शन में उसकी लेयर्स है वही लिखना है यहाँ पे। समझ में आ गई बात। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को स्टडी करते हैं थोड़ा। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ईटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ बाई ए डी वी डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ईटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही, ईटा मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही एरिया के, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट बहुत ही सिंपल है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायमेंशन m l-1 t-1, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। और इस यूनिट को डेकापोज भी लिखते हैं, डेकापोज, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग सी बात कि ईटा जो है ना वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टेम्परेचर अगर आप लिक्विड की बढ़ाते जाओगे तो उसकी विस्कोसिटी घटती जाएगी। विस्कोसिटी को कौन डिटरमाइन करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कि कितनी उसकी विस्कस ड्रैग होगी उस पर ही तो डिपेंडेंट है, उस पर भी डिपेंडेंट है मतलब, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। विस्कस जो लिक्विड होगा वो घटेगा। अच्छा विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है, तो देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हनी और वाटर, ठीक है। तो देखो हनी को जब आप ढक्कन से निकालते हो तो बहुत स्लो वो नीचे आती है ना, राइट। बहुत स्लो जब डब्बे से निकालते हो बहुत स्लो नीचे आती है। क्यों, क्योंकि उसके जो लेयर्स के बीच में जो विस्कस ड्रैग फोर्स है जो उस मोशन को अपोज कर रही है वो बहुत ज्यादा है। बट पानी को निकालो तो फट से आ जाएगी, तो इसकी विस्कस ड्रैग बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हमने ऑयल के साथ भी देखा है, रिफाइंड ऑयल या फिर नारियल का तेल जो होता है, जो अगर ठंड में क्या होती है, जम जाती है यानी कि टेम्परेचर उसकी घट जाती है, ठीक है। ठंड में नारियल की तेल जो है वो गाढ़ी हो जाती है ना, घी भी देख लो गाढ़ी हो जाती है। तो जैसे घी को गर्म करते हैं तो फिर से वो एकदम तेल जैसे, एकदम पानी जैसी वो हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा विस्कस, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ी और वो अच्छे से फ्लो होने लगा, मतलब उसकी जो विस्कस ड्रैग है पीछे की तरफ जो उसे अपोज कर रही थी वो कम हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दो एग्जाम्पल हमने देखा कि जैसे घी को गर्म करना या फिर हनी को हमने निकालना कि कैसे उसकी स्लो होती है। तो यही है विस्कस लिक्विड, मतलब बहुत ज्यादा विस्कस होगा तो बहुत स्लो फ्लो करेगा, बहुत कम विस्कस होगा तो बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा, क्योंकि उसके बीच में विस्कस ड्रैग कम होगा। पॉइज़ोलिस फॉर्मूला, ठीक है, इस पे भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं बट
फिर भी इंपॉर्टेंट है, एक आधा सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। क्या है पॉइज़ोलीज फॉर्मूला? ये कहता है कि पॉइज़ोली एक साइंटिस्ट जिसने स्टडी किया लिक्विड के फ्लो को ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, जब वो स्टेडी फ्लो हो रहा है ना, स्टेडी फ्लो हो रहा है, तब क्या देखा उसने कि जब भी ट्यूब के अंदर से लिक्विड फ्लो हो रही है ना, तो ये लेयर्स में होती है, और इसकी लेयर क्या है, ऐसे सिलिंड्रिकल लेयर्स में फ्लो हो रही है। ठीक है, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, तो सिलिंड्रिकल ऐसे लेयर बना के ये फ्लो हो रही है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, जो कंटेनर मतलब कि जो ट्यूब है, सॉरी कंटेनर तो नहीं, ये सपोज कर लेते हैं ट्यूब है, कैपिलरी जैसी ट्यूब है, तो इसके साथ में मतलब इसके जितने पास है तो उसकी वेलोसिटी उतनी कम है, इससे जितने दूर वाली लेयर्स है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से, है ना। तो जो सरफेस से कांटेक्ट में है या फिर सरफेस के पास है उसकी वेलोसिटी कम है, जो सरफेस से दूर में है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ये इसने नोटिस किया। और क्या देखा कि जो वॉल्यूम पर सेकेंड, फ्लोइंग वॉल्यूम मतलब जितना वॉल्यूम एक पर्टिकुलर सेकेंड में जितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है वो दैट इज dV/dt। ये है ना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इसे हम कहते हैं dV/dt, और इसे ही लिखा गया है क्या, Q। तो वो क्या हो रही है ना, Q क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है प्रेशर के। और क्या हो रही है, Q जो है इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये एरिया जो है R, ये एरिया जो है इससे टू दी पावर 4 ये प्रोपोर्शनल हो रही है। और क्या देखा कि इसके लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, और इसकी जो लिक्विड की विस्कोसिटी है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। ठीक है, ये सॉरी विस्कोसिटी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ऐसा देखा गया। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये उसने इक्वेशन निकाला कि Q इक्वल्स टू π/8। π/8 क्या है, ये है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, π/8 क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो Q इक्वल्स टू π/8 PR⁴/η_L। ठीक है, η_L, ये पॉइज़ोलीज फॉर्मूला है। कभी कभी, अच्छा ये ट्रू कब है, ये कब वैलिड है, जब स्टेडी फ्लो होगा, जब स्टेडी फ्लो होगा। अच्छा स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इस पे भी आएंगे बाद में कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। ठीक है, जब स्टेडी फ्लो होगा, जब हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ्लो हो रहा है कैपिलरी में, तभी ये वैलिड है। ठीक है, तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप सीधा सीधी पॉइज़ोलीज फॉर्मूला को लगा के आंसर आप कर सकते हो। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, पॉइज़ोलीज फॉर्मूला का यूज एक कहाँ पे किया जा सकता है। तो कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे दो पाइप्स है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब्स है ऐसा, ठीक है, और दो पाइप को, दो अलग अलग पाइप को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें पूछ देगा दैट Q मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ये कितना होगा। तब क्या करोगे, तो हमने क्या करना है, तो देखो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते इस इक्वेशन को, दैट इज π/8 PR⁴ η_L को हमने लिखना है P/R। ठीक है, पूरे वाले इक्वेशन को हमें लिखना है P/R। तो ये P/R हुआ। तो ये कैपिटल R क्या है, देखो P को छोड़ के बाकी जो सारे टर्म है वही है कैपिटल R। तो कैपिटल R क्या हो गया, कैपिटल R हो गया 8 η_L/π×R⁴। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, लिक्विड रेजिस्टेंस। लिक्विड रेजिस्टेंस। ठीक है, लिक्विड रेजिस्टेंस क्या बोलती है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम पढ़ते थे, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, रेजिस्टर लगी हुई है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो वैसे ही एक लिक्विड की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मतलब अगर पाइप ऐसा लगाया जाए तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी फ्लो में, वो भी निकालने पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें फिर से दो केस होगा,
अगर पाइप को सीरियली लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है, मतलब एक पाइप 1 यहाँ पे, पाइप 2 यहाँ पे, ठीक है, या फिर ट्यूब 1 यहाँ पे, ट्यूब 2 यहाँ पे, कुछ भी आप कंसीडर करो, तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो हो जाता है ऐड, मतलब R1 प्लस R2, ठीक है। इसकी जितनी होगी लिक्विड रेजिस्टेंस और इसकी जितनी होगी उसको ऐड करना है सीरीज में, तो सीरीज रेजिस्टर में भी हम यही करते थे। और क्या, अगर पैरेलली लगाए गए, मतलब ऐसे करके कुछ ट्यूब को लगाया गया, मतलब यहां से सपोज वाटर आ रही है और कोई भी लिक्विड आ रही है और ऐसे स्प्लिट हो गई, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना ऑफर हुआ है ऐसे, तो पैरेलल में है तो इसको हम 1/R1, R1 इसकी, R2 इसकी, प्लस 1/R2। तो अगर इक्विवेलेंट लिक्विड रेजिस्टेंस निकाल लिए तो हम अगर ये वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें Q की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन नीट में तो नहीं पूछा जाता है, कभी कभार कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट जान लेना तो अच्छा ही है ना। तो ये वो चीज थी एक इंपॉर्टेंट बात। स्टोक्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी है। देखो कैसे समझते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ होती क्या है, देखो अगर एक ट्यूब रखी गई है जिसमें लिक्विड भर दिया गया है, अब इसमें हमने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल को, एक स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप किया गया है। लिक्विड क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही हम एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करेंगे तो वो तो नीचे जाएगी। क्यों जाएगी, अपने वेट की वजह से जाएगी, है ना, अपने वेट की वजह से नीचे जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। बट जैसे जैसे नीचे जाएगी, अगर पानी की लेयर्स है, सपोज ये पानी की लेयर्स है, क्योंकि वाटर लेयर्स में मूव होती है, तो ये रेस्ट पे है सपोज, ठीक है, तो जैसे ये नीचे जाते जाएगी ना, तो ये दो लेयर्स के बीच में से गुजरेगी, तो जिस जिस लेयर के साथ या फिर पास वाले जो लेयर्स होंगे वाटर्स के, वो भी इसके साथ क्या होंगे, ड्रैग होने लगेंगे। ड्रैग मतलब इसके साथ खींचते जाएंगे, लेकिन जो दूर वाले लेयर्स होंगे इसके बॉडी के, उस पे कोई असर नहीं होगा। तो एक वेलोसिटी में है लेयर, एक वेलोसिटी में नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, विस्कस ड्रैग होता है। मतलब ये जो बॉडी है ना, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स महसूस करेगी। स्टोक्स ने कहा कि ये जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ महसूस कर रही है, वो फोर्स को हम लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ठीक है। अब ये 6 पाई ईटा आर इंटू वी, जहां पे ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ही सिंपल सी ये बात है। स्टोक्स लॉ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट एक्चुअल में है ही नहीं कुछ स्टोक्स लॉ, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी, एक्सेलरेशन से तो ये जा रही है, तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स इसका बढ़ता जाएगा, अपवर्ड ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। तो यही बस कहा है स्टोक्स लॉ में, बस और कुछ नहीं है इसमें। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ में जैसा हमने देखा था वैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है कि जब भी एक स्फेरिकल बॉडी को किसी विस्कस लिक्विड में डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम एक वो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच जाएगी। उसके बाद वो जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगी, जितना भी टाइम नीचे जाएगी, वो उस कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करके उस कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। उसी कांस्टेंट स्पीड को हम कहते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड, इन अ विस्कस मीडियम। अब वो लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी है, तो यहां पे हमने लिक्विड माना है, ठीक है। लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लूइड्स में, ठीक है। तो देखो, पहले तो देखो कि एक बॉडी जब फ्री फॉल हो रही है किसी विस्कस मीडियम में, तो उस पर क्या लग रहा है, एक ये नीचे वेट, उसके वजह से नीचे फोर्स लग रहा है, और ऊपर क्या लग रही है, एक फोर्स ऑफ बायंसी लग रही है, बायंट फोर्स, है ना। लिक्विड है, बायंट फोर्स तो करेगा ही, है ना। और क्या लग रही है, एक विस्कस ड्रैग भी लग रहा है, ठीक है, विस्कस ड्रैग भी लग रहा है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इनिशियली जब यहाँ पे रखा गया तब तो ये सिर्फ नीचे की ओर आ रही थी W से, तब ये विस्कस ड्रैग भी नहीं था, बायंट फोर्स भी नहीं था, बट जैसे ये नीचे आई ये दोनों एक्ट करने लगे।
तो एक टाइम आएगा जब ये हो जाएगा क्या, इसके बराबर। फिर वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है ना, तो विस्कस ड्रैग भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है ना। ये जो पीछे वाली फोर्स है ये भी बढ़ती जा रही है, यही तो स्टोक्स लॉ कहता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ओके, तो इसके बाद एक ऐसी वेलोसिटी इसे मिलेगी जिसे कहेंगे क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, और उसके बाद वो पूरी जर्नी अपनी वो सेम वेलोसिटी के साथ कंप्लीट करेगी। ठीक है, मतलब वो जो नीचे आ रही है वो टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगी। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g बाई ईटा। ठीक है, सब कुछ बता दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब कोई भी बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी मैं लिख देता हूं। ठीक है, जनरली स्फीयर की बात करते हैं। ठीक है, और सिग्मा क्या होगी, सिग्मा हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ईटा आपको पता ही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यही होती है टर्मिनल वेलोसिटी, मैक्सिमम इतने वेलोसिटी से ही जाएगी, इससे ज्यादा इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। ठीक है, इससे ज्यादा इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। अच्छा, अब देखो, अगर ये जो डेंसिटी है मतलब सिग्मा ये बड़ा हो जाए रो से, मतलब लिक्विड की डेंसिटी अगर ये सॉलिड वाले डेंसिटी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो ये पूरा टर्म जो है वेलोसिटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये अब नीचे नहीं जाएगी, उसी टर्मिनल वेलोसिटी से ये अब ऊपर जाने लगेगी। हाँ, तो जब भी वो सॉलिड डेंसिटी अगर इसकी लिक्विड जिस लिक्विड में डाला गया उससे कम है तो एट ए टाइम पहले तो नीचे जा रही है, फिर क्या होगी, जब से उसे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हुआ वो ऊपर जाने लगेगी विद दैट कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इसके वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, वीटी ग्राफ ऑफ अ सॉलिड इन दिस विस्कस मीडियम, तो हमें कुछ कर्व इस टाइप से मिलेगा। मतलब देखो, ये पहले बढ़ रही थी वेलोसिटी, एक पॉइंट आएगा vt टर्मिनल वेलोसिटी पे, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आ गई बात, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स पे, कि लिक्विड कैसे फ्लो करती है। तो इसके बेसिकली तीन रीजन है, मतलब मेजरली दो है, या तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर टर्बुलेंट फ्लो। बीच में एक आता है क्या, लैमिनर फ्लो, अगर हॉरिजॉन्टल हो रही है तो। ठीक है, तो देखो पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होती है ना, कि हर एक पार्टिकल अगर एक स्ट्रीमलाइन, सपोज हम जैसे मैंने कहा था कि ये एक लेयर होती है। ठीक है, लिक्विड में बहुत सारी लेयर होती है, तो इस लिक्विड में जितने भी पार्टिकल है इस लिक्विड के, वो सारे क्या करेंगे, अपने पहले वाले पार्टिकल को फॉलो करेंगे, मतलब एक ही लाइन में फॉलो करते जाएंगे, एक ही लाइन में मूव करते जाएंगे। तो ये सारे को कहते हैं स्ट्रीमलाइंस, स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, और इस फ्लो को क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ऐसे एक फ्लो में बहुत सारे स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। ठीक है, और उसी एक स्ट्रीमलाइन में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो पहला पार्टिकल को बाकी के उसके सारे पीछे वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इस पे बेस देखो, इसको समझने के लिए बहुत सही एनालॉजी क्या है, ये वाली। ठीक है, तो देखो ये वाली साइकिल आपने देखी होगी, जितने 3-4 लोग एक साथ चलाते हैं साइकिल को, तो सब क्या कर रहे हैं, इसी सेम लाइन में मूव कर रहे हैं, है ना। ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में मूव कर रहा है, और सारे क्या कर रहे हैं, ये जो लीडर है इनका, जो प्रीसीडिंग पार्टिकल है उसको फॉलो कर रहे हैं पीछे वाले। ठीक है, तो यही है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इस स्ट्रीमलाइन फ्लो की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या है वो प्रॉपर्टीज, देखते हैं। वो प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा।
ठीक है, मतलब कि ये कभी ऐसा क्रॉस नहीं होगा, ऐसा कभी क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, और क्या है प्रॉपर्टी कि हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी एक स्ट्रीमलाइन पे, वो क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो इसकी पार्टिकल की डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा, तो जस्ट इस वाले पे टेंजेंट खींच दूंगा। तो देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाले पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में, इस वाले पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में, तो सारे सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ऑब्वियसली जाएंगे, क्योंकि एक के पीछे तो फॉलो कर रहे हैं, जैसे साइकिल वाली हमने बताया। ठीक है, और एक क्या प्रॉपर्टी है तीसरी वाली, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा स्ट्रीमलाइन का, राइट, क्राउडिंग, जितने एक छोटे से एरिया में जितना ज्यादा स्ट्रीमलाइन का क्राउडिंग होगा उतनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी। और क्या कहता है स्ट्रीमलाइन, एक और चौथी प्रॉपर्टी है, तो चौथी प्रॉपर्टी है क्रिटिकल वेलोसिटी से। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक वो वेलोसिटी है लिक्विड फ्लो की कि अगर उससे ज्यादा हुआ तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी में समझेंगे हम, बट अभी बस इतना समझना है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। स्ट्रीमलाइन में जो भी फ्लो हो रही, जो भी वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। और एक बात कि स्ट्रीमलाइन अगर ऐसे सर्कुलर जैसा हो, ट्यूब जैसा फॉर्म करे, तो इसको कहते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। ठीक है, अब आते हैं लैमिनर फ्लो पे। लैमिनर फ्लो क्या होती है, ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो की जैसी है, बट ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही हो रही है, मेंटेनिंग द लिक्विड मूव्स इन अ लेयर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसे कहते हैं लैमिनर फ्लो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो को अच्छे से समझने के लिए इसको भी एक एनालॉजी से समझाता हूं। देखो, जैसे कि 100 मीटर की रेस है ना, ये हॉरिजॉन्टल रेस हो रही है, हॉरिजॉन्टल, ये 100 मीटर डैश है। तो इसमें देखो अलग अलग पार्टिकल्स क्या है, इसको अगर हम अलग अलग लेयर्स मानते हैं तो अलग अलग वेलोसिटी से ये मूव कर रही है ना, अलग अलग वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, लेकिन मेंटेनिंग अ स्ट्रेट पाथ। तो जब भी 100 मीटर डैश होती है, 100 मीटर रेस होती है, तो उसमें क्या होता है, हमें अपने ट्रैक से बाहर नहीं जाना होता है ना। तो 8 या 10 ट्रैक होती है, तो वो सारे लोग 8 या 10 लोग अपने ही ट्रैक में मेंटेन करके सीधा भागते हैं। ठीक है, कुछ वैसा ही है लैमिनर फ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। ये मतलब कि हो गया ना, केओस हो गया। केओस मतलब कि सब भगदड़ मच गई, पार्टिकल्स के बीच में भगदड़ मच गई कि कोई भी किधर भी जा रहा है, कोई अता पता नहीं है कि किसकी वेलोसिटी किस तरफ है। तो यहाँ पे देखो क्रॉस भी हो रही है, यहाँ पे उल्टी भी हो जा रही है वेलोसिटी, तो इसे कहते हैं क्या, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, या फिर टर्बुलेंस। ओके, तो ये टर्बुलेंस आपने टर्म सुना होगा कि लाइक एरोप्लेन में जब बैठते हैं तब टर्बुलेंस होती है, या फिर जब सुपर कार होती है ना, जो कि फास्ट मूविंग कार बनाई जाती है फार्मूला 1, उसमें भी टर्बुलेंस को रोकने के लिए उसकी मटेरियल को या फिर उसके एरोडायनेमिक्स में कुछ चेंजेस किया जाता है ताकि उसमें कम से कम टर्बुलेंस हो। ठीक है, तो ये तो फ्लो है, ये सारे केस में हो सकता है, मतलब कि फ्लूइड्स में, मतलब लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। ठीक है, तो ये हमने फ्लूइड्स के फ्लो को समझा है। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो में उसकी प्रॉपर्टी में समझा था। तो वही होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एक वो वेलोसिटी, एक ऐसी वेलोसिटी कि जिसके बाद जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन को छोड़ के क्या हो जाती है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाती है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी को हम लिख सकते हैं के ईटा बाय रो इंटू आर। तो यहां पे के क्या है, एक नया सा टर्म आता है के, जिसे हम कहते हैं क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है अब उसे भी समझ लेंगे। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ द ट्यूब। जिस ट्यूब मतलब जिससे अंदर से वो फ्लूइड जा रही है, कोई भी लिक्विड जा रही है। ठीक है,
वो उसकी रेडियस r है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा क्या, टर्ब्यूलेंट फ्लो। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी के ज्यादा अगर फ्लो वेलोसिटी होगी तो वो जो मोशन होगी वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगी, अगर कम हुई तो स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ज्यादा हुई तो क्या, टर्बुलेंट फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर, देखो रेनॉल्ड्स नंबर वैसे तो एक डायमेंशनलेस नंबर होती है, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये जस्ट एक नंबर आती है, ठीक है। तो ये क्या बताती है ना कि आइदर जो फ्लो हो रही है वो स्ट्रीमलाइन होगी या वो टर्बुलेंट होगी, ठीक है। यही बताती है क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक रेशियो है किसके बीच का, इंटरशियल फोर्स एंड विस्कस ड्रैग के बीच का। रेनॉल्ड्स नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, हाँ विस्कस जो क्रिटिकल वेलोसिटी था उसमें हमने के से डिनोट किया था, तो वो आर भी लिख सकते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर होती है रो वी डी बाय ईटा। तो यहां पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और d क्या है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब से फ्लो हो रही है। और ईटा तो पता ही है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। समझ में आ गई। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से बड़ा हुआ, 1000 से अगर छोटा हुआ तो फ्लो कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन होगी। ये कोई एक नंबर ही तो आएगी, तो अगर वो नंबर 1000 से छोटा हुआ तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से 2000 के बीच में होगा तो फ्लो कैसी हो जाएगी, अनस्टेडी हो जाएगी, ठीक है। पूरी अनस्टेडी कब होगी, जब वो टर्बुलेंट हो जाएगी। अभी फिलहाल थोड़ी सी अनस्टेडी हुई है। अब अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा भैया टर्बुलेंट फ्लो। किसका टर्बुलेंट फ्लो, लिक्विड का टर्बुलेंट फ्लो इन दैट ट्यूब, ठीक है। कब, जब रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 2000। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के समझने के लिए ना हमें पहले कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि हम एक लिक्विड को लेते हैं जो कि आइडियल लिक्विड है, ठीक है, जो कि है आइडियल लिक्विड। अब आइडियल लिक्विड क्या है, आइडियल लिक्विड वो होती है जो कि कंप्रेस नहीं हो सकती, इसका मतलब इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मतलब विस्कस ड्रैग इसमें नहीं लगेगा। तो अगर इस टाइप के आइडियल लिक्विड को किसी ट्यूब जो कि जिसकी क्रॉस सेक्शन अनयूनिफॉर्म है, मतलब एक एंड में इसकी क्रॉस सेक्शन की एरिया है A1 और एक सेक्शन है जो दूसरे टाइप तरफ है उसकी है एरिया A2, ठीक है। इससे अगर हम पास करवाए तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी होगी, V1 यहां पे, V2 यहां पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि A1 V1 मतलब इक्वल्स टू A2 V2, ठीक है। ये कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इससे हमें क्या पता चल रहा है, AV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और क्या पता चल रहा है, जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब की जितनी छोटी होगी वेलोसिटी उस क्रॉस सेक्शन से उतनी ज्यादा होगी। लेकिन जो रेट ऑफ मास फ्लो है वो क्या है, कांस्टेंट है। रेट ऑफ मास फ्लो मतलब क्या सर, क्या होता है, तो देखो रेट मतलब किस रेट में मास एक पर्टिकुलर सेक्शन से फ्लो हो रही है, वही है रेट ऑफ मास फ्लो, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम,
ठीक है, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये दोनों टाइप में सेम होगा। तो ये इक्वेशन को वैसे ही डिराइव किया गया है फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ अब देख लो कि वेलोसिटी, हमने क्या कहा कि वेलोसिटी उतनी जितनी एरिया जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी कम होगी, एरिया कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आइडियल लिक्विड नहीं मानता हूं, अगर मैं मानता हूं कि ये कंप्रेसिबल लिक्विड है, अगर कंप्रेसिबल लिक्विड होता है तो क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबल लिक्विड मतलब कि जहां पे एरिया कम हो गई इसकी, वहां पे वो कंप्रेस हो जाएगा, वहां पे इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ρ1a1v1 इक्वल्स टू ρ2a2 v2, वेयर ρ1 क्या है कि दिस इज द डेंसिटी नियर दिस क्रॉस सेक्शन और ρ2 क्या है? डेंसिटी नियर दिस क्रॉस सेक्शन। तो ये था सिंपल सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बोल सकते हो आप। बर्नौलीज इक्वेशन, तो इस चैप्टर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बर्नौलीज इक्वेशन। ये क्या कहता है कि अगर मैंने एक ट्यूब बना रखा है, यहाँ पे एक ट्यूब बना रखा है, तो एक किसी ट्यूब, किसी यूनिफॉर्म ट्यूब है, अगर सॉरी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन एक तरफ अलग है दूसरी तरफ अलग है, तो इसमें से अगर मैं एक इनकम्प्रेसिबल मतलब कि एक आइडियल लिक्विड को अगर मैं फ्लो करवाता हूं, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड को, तो हमें देखने को मिलता है ना कि इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी मतलब क्या? द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होगी? क्रॉस सेक्शन होगी थ्रू आउट वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी थ्रू आउट एनी क्रॉस सेक्शन। मतलब उसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कांस्टेंट। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रेशर एनर्जी P क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और क्या पता चल रहा है? हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या है? रो जी एच, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी जो सम है ना, टोटल सम, जो मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, चाहे वो इस क्रॉस सेक्शन में लो आप, इस क्रॉस सेक्शन में लो आप, या फिर बीच में भी कोई एक क्रॉस सेक्शन अगर काट सकते हो तो उसमें भी ले लो। यहां पे देखो वी एच क्या है? एच है H1 माइनस और H2 माइनस H1, ठीक है, ये है H, मतलब इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस वो है H। V स्क्वायर क्या है? V स्क्वायर है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, मतलब दो क्रॉस सेक्शन में जो अलग अलग वेलोसिटी है ना, उसके बीच का डिफरेंस है V स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई? रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, P क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सारे ही टर्म ना प्रेशर वाले हैं। इसे कहते हैं क्या? स्टैटिक प्रेशर। इसे कहते हैं क्या? डायनामिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर। और ये हो गई, इसे हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो बस सिंपल सा था बर्नौलीज इक्वेशन। क्या है? बस टोटल एनर्जी का सम है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम है, वो जो है वो कांस्टेंट रहती है, कोई भी क्रॉस सेक्शन में आप ले लो। देखो इस बर्नौलीज इक्वेशन को ना एक और तरीके से लिखा जा सकता है, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इसे डिवाइडिंग बाय रो जी, रो इनटू जी, ठीक है। इससे मैं अगर डिवाइड करूं तो ये इस इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, रो इनटू जी प्लस ये क्या आ जाएगी? हाफ वी स्क्वायर बाय जी, और ये क्या आ जाएगी? सिर्फ H इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय रो जी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बाय रो जी भी एक कांस्टेंट होगा, कोई नया कांस्टेंट, ठीक है, बट एक कांस्टेंट ही होगा।
ठीक है, तो ये इसकी हेड इक्वेशन कही जाती है। क्या कही जाती है? हेड इक्वेशन, जिसमें ये वाली टर्म जो है ये है प्रेशर हेड, ये वाली टर्म जो है वो है वेलोसिटी हेड, और ये वाली टर्म जो है एच, ये इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन को समझते हैं इस वाले इक्वेशन से कि अगर वेलोसिटी 0 हुआ, मतलब इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है, तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी 0। तब ये इक्वेशन कैसे बन के आएगी? इफ वेलोसिटी इज 0, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, P प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हाइट 0 हो गई, हाइट 0 कैसे होगी? हाइट 0 होगी, सपोज ये वाली टर्म की बात कर रहा हूं मैं, H1 और H2 बराबर हो गई, मतलब ये जो लिक्विड है, ये जो ट्यूब है ना, कुछ इस तरह से हो गई, मतलब दोनों सेम हाइट पे है, तब हाइट डिफरेंस नहीं रहेगा H, सो दैट मीन्स इट इज 0। ओके, तो उस केस में क्या होगा? इसमें 0 पुट करो तो क्या आ जाएगी आंसर? आंसर तो नहीं, मतलब इक्वेशन कैसे फॉर्म हो जाएगा इसको मैं बताता हूं इस तरफ। ठीक है, इक्वेशन कैसे आ जाएगा? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना, वेलोसिटी घटेगी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि प्रेशर के साथ तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन नहीं, प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन है जो कि यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में। तो एरोप्लेन्स जो उड़ती है ना, तो इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्या है वो? देखो एरोप्लेन्स की जो ब्लेड्स बनी होती है ना, साइड में जो विंग्स होती है ना, वो कुछ इस शेप की होती है, इसे कहते हैं एयर फ्लो। ठीक है, इसकी जो विंग्स होती है ना, कुछ इस टाइप से बनाई जाती है कि ये ऊपर की तरफ थोड़ा ज्यादा कर्व होती है, नीचे की तरफ थोड़ा कम कर्व होती है, और इस टाइप से ये होती है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है ना कि एयर के साथ जब ये टकरा रही है तो एयर ऊपर की तरफ क्या हो रही है? हाई वेलोसिटी से जा रही है, और नीचे की तरफ लो वेलोसिटी से जा रही है। तो हाई वेलोसिटी से जाते ही, जैसे ही वेलोसिटी हाई होगा, एयर की वेलोसिटी जस्ट इसके ऊपर हाई होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये वाले रीजन में क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो जाएगा, है ना? प्रेशर लो हो जाए, क्योंकि अभी अभी हमने बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा है कि हाई वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। ठीक है, तो हाई वेलोसिटी यानी कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। ठीक है, और वैसे ही नीचे की जो वेलोसिटी है ना, वो लो वेलोसिटी पे है। लो वेलोसिटी मतलब भैया यहां पे हो गया हाई प्रेशर। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस से बता दो मुझे, कॉमन सेंस से बताओ, ऊपर लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है, मतलब नीचे जोर से धक्का दिया जा रहा है और ऊपर से हल्का सा है, तो क्या होगा? है ना? तो तब ये लिफ्ट होने लगती, इसी वजह से ये हवा में उड़ने लगती है। अच्छा, ये वाला कंडीशन तब वैलिड होगा जबकि ये जो हाई प्रेशर है वो ग्रेविटी को धीरे धीरे उसको बैलेंस करने लगती है, उससे ज्यादा होने लगती है, इसीलिए वो लिफ्ट करने लगती है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है ये एरोप्लेन्स के ब्लेड्स का, देख लो आप कभी भी फ्लाइट्स में चढ़ना तो आप ये नोटिस कर सकते हो। और क्या है कि इसकी जो जहां पे ये प्लेन है, सपोज ये प्लेन है, ठीक है, यहां पे जो इसकी लगी होती है ना, विंग्स इसकी यहां पे लगी होती है, तो इस तरफ में ये मोटी सी होती है, थिक, और जैसे जैसे दूर आओ तो ये पतली होती जाती है। ठीक है, ये पतली होती जाती है। क्यों? अगेन बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, ऊपर हाई लो प्रेशर एरिया क्रिएट करना है, नीचे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करना है, क्योंकि नीचे की वेलोसिटी तो ज्यादा है, सॉरी ऊपर लो प्रेशर एरिया नीचे हाई प्रेशर, क्योंकि नीचे की वेलोसिटी तो कम है, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर, और ये ऊपर इसीलिए उठ पा रही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि घर के छत को जब बनाया जा रहा है ना, जब आप देखते होंगे जब घर के छत होती है, ठीक है, तो बहुत बार जब जोर से आंधी तूफान कुछ आ जाती है तो ये छत उखड़ के चली जाती है। क्यों उखड़ के चली जाती है? क्योंकि ऊपर में फिर से हाई वेलोसिटी,
हाई वेलोसिटी यानी कि यहां पे हो गया लो प्रेशर क्रिएट, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, नीचे से मिला इसे हाई प्रेशर, तो ये उखड़ के चली गई। ठीक है, उखड़ के ये चली गई। पेपर को भी आप जब लेके आप उसके ऊपर फूंकते हो ना, तो पेपर ऊपर ही आती है, क्योंकि आपने हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर दिया है, सॉरी लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर दिया, और नीचे से तो हाई प्रेशर है, इसलिए वो ऊपर ही आती है। ठीक है, तो ये सब सिंपल एक्सपेरिमेंट हम बचपन से करते आ रहे हैं। ओके, और ये इतनी बड़ी इसकी एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। तो बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड है एक वेंचुरीमीटर। ये एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है स्पीड फ्लो को। किसको? सो वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर फ्लो स्पीड, सॉरी फ्लो स्पीड को मेजर करता है कि कितनी स्पीड से फ्लो चल रही है, उसको मेजर करता है। ठीक है, तो ये डिवाइस कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस डिवाइस की क्या खासियत है? जस्ट लाइक बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो करती है, और ये यहाँ पे v1 वेलोसिटी से जा रही है, ये जो छोटा क्रॉस सेक्शन है यहाँ से v2 वेलोसिटी से ये जाएगी। ठीक है, नीचे इसके एक मैनोमीटर लगा हुआ है, और मैनोमीटर में जो लिक्विड होती है, मैनोमेट्रिक लिक्विड, उसकी डेंसिटी को मान लेते हैं ρm, इस पानी की डेंसिटी को मान लेते हैं ρ। ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्वर्जिंग कोन है और एक डाइवर्जिंग कोन है। ठीक है, तो इसके बहुत डिटेल में जाने की, इसके डेरिवेशन में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है नहीं। ठीक है, सिंपली समझते हैं कि वेलोसिटी को जो बता रही है, मतलब वेलोसिटी एट द वाइडर एंड, फ्लो इन वेलोसिटी एट द वाइडर एंड, उसकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगी 2h ρm by g, 2h ρm into g by ρ into 1 a1 square by a2 square minus 1 to the power -1/2, मतलब ये अंडर रूट में ही आ जाएगा, 1/√, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे h क्या है? h है ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस जो है ये h है, मतलब इससे इस मैनोमीटर में जितना राइज हुआ है उसकी डिस्टेंस क्या है? h है। मैनोमीटर के इस डिस्टेंस को हमने h कहा गया है। a1 a2 क्या है? a1 a2 है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाली क्रॉस सेक्शन है A1 और ये वाली क्रॉस सेक्शन है A2। ठीक है, इसकी डायमीटर D1 D2 कुछ भी हो सकती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ρm क्या है? इसकी डेंसिटी। रो क्या है? इसके अंदर जो लिक्विड जा रही है उसकी डेंसिटी, और जी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर से बहुत क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, कभी पूछा गया भी नहीं है नीट के एग्जाम में। ठीक है, जेई या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको उस वाले लेक्चर सीरीज में हम डिटेल में समझेंगे। फिर भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। तो वेंचुरीमीटर में इतना ही था। ठीक है, ये फॉलो करती है किसको? ये फॉलो करती है बर्नौलीज इक्वेशन को। इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक है टॉरिसिलिस थ्योरम। तो टॉरिसिलिस थ्योरम को समझने से पहले हमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स को समझना पड़ेगा। स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या कहता है कि सपोज एक टैंक है, उस टैंक के बीच में, उस टैंक पानी से भरा हुआ है, उस पानी की हाइट है कैपिटल H। ठीक है, और उसके सरफेस से कुछ एक हाइट H पे एक छेद किया गया है। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? ऑरिफिस। ठीक है, अब क्या होगी? पानी ऑब्वियसली इससे लीक होना स्टार्ट होगी, तो ये पानी जिस स्पीड से लीक होगी उसे कहते हैं क्या? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। वो क्या होगी? √2g × h। ये h क्या है? ये h है वाटर सरफेस से इस छेद तक की, इस ऑरिफिस तक की जो डिस्टेंस है फ्रॉम वाटर सरफेस, वो है h। अब टॉरिसिलिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर मैं इसी h हाइट से, सिंपल इतनी h हाइट से अगर मैं कोई एक सब्सटेंस को फ्री फॉल करवाता हूं इस h हाइट से, तो वो जितने वेलोसिटी से गिरेगी और ये जितने वेलोसिटी से गिर रही है पानी, वो सेम होगी। ठीक है, ये कहता है टॉरिसिलिस थ्योरम। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द स्पीड एट विच द फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम एन ऑरिफिस इज इक्वल टू द स्पीड इट वुड डिसेंड freely from a distance equal to the free surface height of the liquid above the aperture। ठीक है, free surface height of the liquid above the aperture। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये कहता है टॉरिसिलिस थ्योरम। तो देखो अभी ना, जहां से ऑरिफिस है, जहां से ये पॉइंट है, ये बॉटम,
ठीक है। इससे इसकी रेंज कितनी होगी, मतलब कितने दूर वो पानी जाके गिर रही है, ठीक है। ये रेंज हम निकाल सकते हैं कैसे, ये रेंज हम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला R इक्वल्स टू 2 इंटू रूट अंडर H इंटू H डैश। ये H डैश क्या है, इस ऑरिफिस से नीचे की डिस्टेंस, मतलब अगर मैं टोटल हाइट H है तो H प्लस H डैश है वो, ठीक है। ये समझ में आ गई। तो ये से हम निकाल सकते हैं टोटल रेंज, टोटल रेंज नहीं मतलब सिर्फ रेंज की, कितने दूर में वो पानी गिरेगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है हाइड्रोडायनामिक्स के पार्ट को, जहां पे हमने बर्नौलीज थ्योरम और कंटिन्यूटी इक्वेशन और कंटिन्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझा है। तो ऐसे ही कंसेप्ट्स के लिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।